कहानी की शुरुआत एक बड़े कॉलेज कैंपस से होती है, जहां सुबह सुबह पूरे कॉलेज में जोरदार नारेबाजी गूंज रही होती है। कुछ लड़के लड़कियां हाथों में बैनर और तख्तियां लिए अपने हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनमें से कुछ लोग सुबह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी शोर के बीच हॉस्टल के एक कमरे में सो रही जस्टिन की नींद खुल जाती है। वह खिड़की से बाहर झांककर प्रदर्शन देखती है, लेकिन लगातार हो रहे शोर से काफी परेशान हो जाती है। बाहर आंदोलनकारियों का जोश जरा भी कम नहीं होता और पूरा कैंपस उनके नारों से गूंजता रहता है। इधर जस्टिन की दोस्त केसी, जो इसी कमरे में रहती है, वह इस आंदोलन का मजाक उड़ा रही होती है। उनका मानना होता है कि ऐसे ग्रुप में सिर्फ बेवकूफ लोग ही शामिल होते हैं और यह सब समय की बर्बादी है। थोड़ी देर बाद जस्टिन अपनी दोस्त केसी के साथ कैफे से आ रही होती है। वह जस्टिन को खाने के लिए पाँव देती, वह खाने से मना कर देती है। जस्टिन को खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। उसकी दोस्त मजाक में पूछती है कि कहीं वह भी मन ही मन इस आंदोलन का समर्थन तो नहीं कर रही। जस्टिन इस बात से साफ इनकार कर देती है। इसी दौरान केसी वहां मौजूद छात्र आंदोलन में शामिल लोगों की नीयत पर सवाल उठाती है। केसी का कहना होता है कि कई लोग किसी सामाजिक मुद्दे की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे और तस्वीरें खिंचवाने के लिए वहां आते हैं। यह सुनकर जस्टिन उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन केसी का गुस्सा कम नहीं होता। बातों ही बातों में उसकी नजर आंदोलन की अगुवाई कर रहे एक लड़के पर पड़ती है। वह जस्टिन को समझाती है कि वह लड़का किसी एक के साथ टिकने वाला नहीं है, उस लड़के से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा। इसके बाद कहानी का रुख क्लासरूम की तरफ मुड़ता है, जहां एक प्रोफेसर महिलाओं के साथ होने वाली एक बेहद दर्दनाक और अमानवीय प्रथा के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। वह बताते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी लड़कियों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया जाता है जिसे वहां की परंपरा और शुद्धिकरण का नाम दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बेहद खतरनाक और असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हर साल लाखों लड़कियां असहनीय दर्द और गंभीर परेशानियों का सामना करती हैं। ये सब सुनने के बाद जस्टिन को महसूस होता है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए कुछ किया जाना चाहिए। वह बताती है कि उसके पिता संयुक्त राष्ट्र में वकील हैं और शायद कानूनी तौर पर मदद कर सकें, लेकिन प्रोफेसर समझाते हैं कि यह समस्या सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई पिछड़े इलाकों और अमेजन के घने जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासी समुदायों में भी ऐसी प्रथाएं आज तक चली आ रही हैं। इसलिए इसे रोकने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर प्रयास करने की जरूरत होगी। इतना कहने के बाद प्रोफेसर इस विषय को यहीं खत्म करते हैं और क्लास का अगला लेक्चर शुरू कर देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सभी छात्र बाहर निकलने लगते हैं। तभी जस्टिन की एक दोस्त केसी कहती है कि आज का यह लेक्चर काफी भारी और परेशान कर देने वाला था। वह कहती है, तुम्हें इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। जस्टिन और केसी चुपचाप कॉरिडोर से गुजर रही होती है। तभी आंदोलन में शामिल एक लड़का उसके पास आता है और उसे अपने एक्टिविस्ट ग्रुप का एक पंफलेट देता है। जस्टिन उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि उनका काम अच्छा है, लेकिन वह खुद इस तरह के आंदोलनों का हिस्सा नहीं बन सकती। तभी वह लड़का बताता है कि यह पंफलेट उसे देने के लिए उनके ग्रुप के लीडर अलेजांद्रो ने ही कहा था। यह नाम सुनते ही जस्टिन कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। वह जस्टिन को भी वहां आने का न्योता देता है। जस्टिन कोई पक्का जवाब नहीं देती और कहती है कि वह इस बारे में सोच कर बताएगी। लड़का जाते जाते बस इतना कहता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, कभी कभी कदम भी उठाने पड़ते हैं। इसके बाद कहानी जस्टिन के घर पहुंचती है, जहां वह खाने पर अपने पिता के साथ बैठी होती है। उसके पिता संयुक्त राष्ट्र में एक जाने माने वकील हैं। खाना खाते खाते उनकी नजर जस्टिन के गले पर जाती है। उसने अपना वह खास नेकलेस नहीं पहना है जिसे उसकी माँ ने परिवार के पुराने गहनों से खास तौर पर उसके लिए बनवाया था। जस्टिन उन्हें भरोसा दिलाती है कि नेकलेस हॉस्टल में सुरक्षित रखा है। इसके बाद उसके पिता पुरानी यादों में खो जाते हैं और उसे बांसुरी बजाने का अपना शौक फिर से शुरू करने की सलाह देते हैं, लेकिन जस्टिन मुस्कुराकर कहती है कि उसे आज भी बांसुरी बजाना पसंद है, मगर वह उसे अपना करियर नहीं बनाना चाहती। पिता उसकी बात समझते हैं, लेकिन फिर भी उसे याद दिलाते हैं कि हर किसी के पास ऐसा हुनर नहीं होता। माहौल ज्यादा भावुक न हो, इसलिए जस्टिन बात बदल देती है और दोनों फिर आराम से अपना डिनर पूरा करने लगते हैं। अगले दिन सुबह जस्टिन आखिरकार अलेजांद्रो के एक्टिविस्ट ग्रुप की मीटिंग में पहुंच जाती है। हॉल में सभी छात्र एक बड़ी टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं, जबकि अलेजांद्रो सबके सामने खड़े होकर अपने मिशन के बारे में बता रहा होता है। इसी बीच जस्टिन उससे पूछ बैठती है कि आखिर इस सब को रोकने के लिए वे लोग क्या करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर अलेजांद्रो को लगता है कि वह इस मिशन को गंभीरता से नहीं ले रही। वह सबके सामने उसे डांट देता है और गुस्से में मीटिंग से बाहर जाने के लिए कह देता है। सबके सामने हुई इस बेइज्जती से जस्टिन काफी आहत हो जाती है और बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अलेजांद्रो का एक साथी उसके पास आता है और समझाता है कि अलेजांद्रो अपने मिशन को लेकर बेहद गंभीर रहता है। उसका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था। ये सुनकर जस्टिन खुद भी मानती है कि शायद उससे गलत समय पर गलत सवाल पूछ लिया गया। अगले दिन कॉलेज कैंपस में जस्टिन खुद अलेजांद्रो से मिलने आती
जाती है। अलेजांद्रो कहता है कि उनके ग्रुप को ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस मिशन की गंभीरता को पूरी तरह समझ सकें। जस्टिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह इस काम को लेकर पूरी तरह गंभीर है। अलेजांद्रो की बातें जस्टिन को काफी प्रभावित करती हैं। अब वह इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए पहले से भी ज्यादा उत्सुक हो जाती है। लेकिन अलेजांद्रो अभी भी मानता है कि वह इस खतरनाक अभियान के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके बावजूद जस्टिन पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वह पूरे विश्वास के साथ उससे सिर्फ एक मौका देने की गुजारिश करती है। जस्टिन की जिद के आगे आखिरकार अलेजांद्रो को झुकना ही पड़ता है। वो जस्टिन को अपने सीक्रेट बेसमेंट वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ चारों तरफ अमेज़न के घने जंगलों के बड़े बड़े सैटेलाइट मैप्स और डॉक्यूमेंट्स बिखरे पड़े होते हैं। तभी जस्टिन के दिमाग में एक सवाल आता है। वो पूछती है, इस पूरी तबाही और कंपनी के पीछे आखिर असली हाथ किसका है? अलिंद्र बैग उठाते हुए जवाब देता है, ये परु देश की एक बहुत ही रसूखदार प्राइवेट कंपनी है और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने वहां के मासूम गांव वालों को डराने और रास्ते से हटाने के लिए रिटायर्ड फौजियों की एक पूरी फौज यानी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को काम पर रखा है। जस्टिन को और बुरा लगता है। वह तय कर लेती है कि अब उसे कुछ करना ही चाहिए। जस्टिन वह खतरनाक ट्रिप पर जा रही थी। तभी जस्टिन की वो दोस्त केसी, जो इस पूरे मिशन के खिलाफ थी, वो जस्टिन का हाथ पकड़ती है और फिक्रमंद होकर कहती है, जस्टिन अपना ख्याल रखना। वो अमेज़न के जंगल बहुत खतरनाक और जानलेवा होते हैं। जस्टिन थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, अगर उन्होंने ऐसा किया तब तो तुम वो सब कुछ अपने घर बैठे लाइव देख पाओगे, क्योंकि हम सब कुछ इंटरनेट पर लाइव करने वाले हैं। उसकी दोस्त उसे समझाती है, तुम जिन लोगों के साथ पंगा ले रही हो ना, वो कोई शरीफ लोग नहीं है। वो लोग ज्यादा देर तक तुम्हारी ये सोशल मीडिया वाली बकवास नहीं सहेंगे। कैमरा के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। जस्टिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सब लोग छोटे वाले चार्टर्ड प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। प्लेन हवा में उड़ता है और कुछ घंटों के सफर के बाद परु के एक छोटे से प्राइवेट रनवे पर लैंड करता है। जैसे ही ये लोग प्लेन से नीचे उतरते हैं, वहाँ सामने एक जीप खड़ी होती है और उसके पास एक स्थानीय आदमी खड़ा होता है। अलेजांद्रो आगे बढ़कर चिल्लाता है, कैसे हो मेरे भाई? तो दोस्तों, ये है कार्लोस, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। कार्लोस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, और अब से मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। कैसी हो ब्यूटीफुल? वो जस्टिन से हाथ मिलाता है। वहीं पास में ग्रुप के दूसरे मेंबर्स डैनियल और कारा भी आपस में गले मिलते हैं। डैनियल कहता है, बहुत दिनों बाद मिले कारा। कार्लोस कहता है, हाँ ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो सब लोग गाड़ी में बैठो। गाड़ी आगे बढ़ती है, पर घने जंगल और उबड़ खाबड़ रास्तों को देखकर जस्टिन का चेहरा पीला पड़ने लगता है। पास बैठा एक लड़का पूछता है, जस्टिन तुम ठीक तो हो ना? जस्टिन एक लंबी सांस लेकर कहती है, हाँ थैंक्स। तभी अलेजांद्रो का वो दोस्त हाथ फैलाकर जोर से कहता है, अमेज़न के इस घने जंगल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। कमाल की चीज है ना ये, मोटरसाइकिल और रिक्शा का मेल है। इसमें कोई सीट बेल्ट्स नहीं है, पर डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। सब लोग हंसते हुए उन रिक्शों पर बैठ जाते हैं। तभी ग्रुप का एक लड़का लार्स कार्लोस के पास जाकर दबी आवाज में पूछता है, ए कार्लोस, हाँ क्या यहाँ कुछ माल मिलेगा? कार्लोस उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है और कहता है, माल? फिक्र मत करो दोस्त, सब मिल जाएगा, बस थोड़ा सा ही चाहिए ना तुम्हें। लार्स खुश होकर अपने दोस्त से कहता है, देखा, मैं अच्छी तरह जानता था कि इस साले के पास माल जरूर होगा। रिक्शा घने जंगलों के बीच संकरे रास्तों पर तेजी से भागने लगते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और डरावनी आवाजें आ रही हैं। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ियां रुकती हैं और कार्लोस चिल्लाता है, ओके सब लोग अपना अपना सामान ले लो और चुपचाप मेरे पीछे आओ। सब लोग अपना बैग उठाकर चलने लगते हैं। तभी जोनास डरते डरते जस्टिन से कहता है, वैसे अच्छा हुआ कि मैंने आने से पहले ही शहर में पीला बुखार येलो फीवर का इंजेक्शन ले लिया था। पास चल रहा दूसरा लड़का कहता है, अरे भाई वो इंजेक्शन भी 100% सुरक्षित नहीं होता, उसके बाद भी तुम्हें भयानक बुखार हो सकता है। हाँ सच में। जोनास और डर जाता है और कहता है, अगर ये सच भी है तब भी इस वक्त मुझे मत बताओ यार, मैं तो मच्छरों को भगाने के लिए अपना पूरा इंतजाम साथ लाया हूँ। आगे बढ़ते हुए कार्लोस लार्स की तरफ एक छोटा सा पैकेट फेंक देता है। लार्स उसे देखकर खुश हो जाता है, जबकि कार्लोस साफ कह देता है कि इसे वह तोहफे के तौर पर रख ले। इससे ग्रुप के कुछ लोगों का उस पर शक और बढ़ जाता है। इसी बीच कारा सभी के फोन इकट्ठा करती है। वह सबको याद दिलाती है कि मिशन के दौरान फोन की बैटरी पूरी तरह चार्ज रहनी चाहिए। इसके बाद अलेजांद्रो पूरे ग्रुप को एक बार फिर मिशन की सबसे अहम बात समझाता है। वह कहता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं, किसी को भी रिकॉर्डिंग बंद नहीं करनी है। उनके लिए कैमरे ही सबसे बड़ा हथियार हैं। ये सुनते ही जोनास घबरा जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि सामने वाले लोग हथियार बंद हो सकते हैं। वह डरते हुए पूछता है कि अगर उन लोगों ने गोली चला दी तो क्या होगा? अलेजांद्रो शांत रहते हुए समझाता है कि उनका सबसे बड़ा सहारा पूरी दुनिया के सामने होने वाला लाइव प्रसारण है। उसका मानना होता है कि कैमरों के सामने कोई भी आसानी से हिंसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बावजूद जोनास का डर कम नहीं होता। तब अलेजांद्रो साफ कह देता है कि इस मिशन में किसी को जबरदस्ती नहीं लाया गया है। अगर कोई वापस लौटना चाहता है तो अभी लौट सकता है, लेकिन कोई भी पीछे हटने का फैसला नहीं करता और पूरा ग्रुप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह सभी लोग नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां से उन्हें नाव के जरिए जंगल के और अंदर जाना होता है। नाव में बैठते समय किनारे खड़े कुछ स्थानीय लोग
अपनी भाषा में कुछ आवाजें लगाते हैं। जस्टिन उनके बारे में जानना चाहती है, लेकिन अलेजांद्रो उसे फिलहाल ध्यान मिशन पर रखने के लिए कहता है। नाव अमेजन की नदी में आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में अलेजांद्रो सभी को फोन की बैटरी बचाकर रखने की सलाह देता है, क्योंकि आगे नेटवर्क मिलने वाला नहीं होता। बातचीत के दौरान उसके साथी बताते हैं कि वे पहले भी इस इलाके में आ चुके हैं और रास्ता खोजने के लिए उनके पास सैटेलाइट से जुड़ा नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। कुछ देर बाद नाव किनारे लगती है और सभी लोग पैदल जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। चलते चलते जस्टिन और कारा आराम करने की बात करती हैं। तभी कार्लोस अपने साथ रखा एक खास डंडा दिखाता है, जो जंगल में सांपों से बचाव के काम आता है। यह देखकर जोनास और भी घबरा जाता है। इसी दौरान लार्ड्स थोड़ी देर के लिए झाड़ियों की तरफ चला जाता है। अगले ही पल उसकी जोरदार चीख सुनाई देती है। पूरा ग्रुप दौड़कर उसके पास पहुंचता है। कुछ पल की घबराहट के बाद पता चलता है कि वह एक जहरीली मकड़ी को देखकर डर गया था। उसकी हालत देखकर बाकी लोग हंसने लगते हैं और माहौल फिर से हल्का हो जाता है। तभी जस्टिन की नजर सामने खड़े एक काले जगुआर पर पड़ती है। सभी कुछ पल के लिए उसे देखते रह जाते हैं। कार्लोस बताता है कि यहाँ के याहिज कबीले के लोग इस काले जगुआर को जंगल का रक्षक मानते हैं और उनका विश्वास है कि यह बुरे लोगों को सजा देता है। कुछ देर तक सबकी नजरें उसी पर टिकी रहती हैं। फिर वह जगुआर धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में गायब हो जाता है और पूरा ग्रुप अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद कार्लोस सभी को उस जगह पर ले जाता है जहां से कंपनी का निर्माण कार्य साफ दिखाई दे रहा होता है। सामने बड़े बड़े बुलडोजर, भारी मशीनें और हथियारों से लैस निजी सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। जंगल में तेजी से पेड़ काटे जा रहे होते हैं। मिशन शुरू होने से पहले अलेजांद्रो सभी को जरूरी निर्देश देता है। वह सबको अपने गहने उतारने और अतिरिक्त सामान यहीं छोड़ने के लिए कहता है। साथ ही वह सभी के पासपोर्ट अपने पास रख लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान सुरक्षित रहे। इसके बाद वह सभी को याद दिलाता है कि उनका लाइव प्रसारण शुरू हो चुका है और अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। उसका कहना होता है कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल और वहां रहने वाले आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। इतना कहते ही पूरा ग्रुप दौड़कर बुलडोजरों के सामने पहुंच जाता है। सभी लोग खुद को जंजीरों की मदद से पेड़ों और मशीनों से बांध लेते हैं। जस्टिन घबराहट की वजह से अपना ताला ठीक से नहीं लगा पाती, लेकिन कारा उसकी मदद कर देती है। कुछ ही देर में हथियारबंद सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच जाते हैं और सभी को हटने की चेतावनी देते हैं, लेकिन पूरा ग्रुप अपने फोन से लगातार रिकॉर्डिंग करता रहता है और जंगल बचाने के नारे लगाने लगता है। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। सुरक्षा कर्मी जबरदस्ती जंजीरें काटकर सभी को हटाने लगते हैं। इसी दौरान एक सुरक्षा कर्मी जस्टिन को जमीन पर गिरा देता है और उसकी बंदूक सीधे उसके सिर पर तान देता है। अचानक मौत को इतने करीब देखकर जस्टिन बुरी तरह डर जाती है। तभी अलेजांद्रो बिना घबराए कैमरा उस सुरक्षा कर्मी की तरफ कर देता है। वह जोर जोर से बताने लगता है कि यह सब पूरी दुनिया के सामने लाइव प्रसारित हो रहा है। साथ ही वह यह भी कहता है कि अगर यहाँ किसी के साथ कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया के सामने इन्हीं लोगों की होगी। ये सुनते ही सुरक्षा कर्मियों का कमांडर पीछे हटने का आदेश दे देता है। आखिरकार वे लोग वहां से हट जाते हैं और निर्माण कार्य फिलहाल रुक जाता है। जस्टिन राहत की सांस लेती है, जबकि पूरा ग्रुप अपनी पहली बड़ी कामयाबी पर खुश हो जाता है। मिशन पूरा होने के बाद सभी लोग वापस अपने चार्टर्ड विमान में सवार हो जाते हैं। इस बार विमान के अंदर जश्न का माहौल होता है। सभी अपनी सफलता से बेहद खुश होते हैं। अलेजांद्रो बताता है कि उनका अभियान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है और लाखों लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। उधर कारा भी अपने लैपटॉप पर दिखाती है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस मामले में सक्रिय हो चुकी हैं। कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है और अमेजन के जंगलों को बचाने की आवाज दुनिया भर में फैल चुकी है। जहां बाकी लोग इस जीत का जश्न मना रहे होते हैं, वहीं जस्टिन बिल्कुल शांत बैठी होती है। जस्टिन और अलेजांद्रो के बीच बहस अभी खत्म भी नहीं हुई होती कि तभी अचानक विमान को जोरदार झटका लगता है। कुछ ही सेकंड में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। विमान की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और इंजन से अजीब आवाजें आने लगती हैं। तभी पता चलता है कि विमान का एक इंजन काम करना बंद कर चुका है। पायलट सभी को तुरंत सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है, लेकिन तब तक विमान तेजी से अपना संतुलन खोने लगता है। अंदर बैठे सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। कुछ ही पलों बाद विमान अमेजन के घने जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए ऊंचे पेड़ों से टकरा जाता है और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। हादसा इतना भयानक होता है कि विमान के पर खच्चे उड़ जाते हैं। चारों तरफ आग, धुआं और चीख पुकार फैल जाती है। इस दुर्घटना में पायलट, कार्लोस और कुछ अन्य लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ समय बाद जस्टिन को होश आता है। वह खुद को घायल हालत में मलबे के बीच पाती है। चारों तरफ बिखरे शव और घायल साथी दिखाई देते हैं। अलेजांद्रो, डैनियल, कारा
लार्स, जोनास और कुछ अन्य लोग किसी तरह जिंदा बच गए होते हैं। हालात समझते ही अलेजांद्रो सबसे पहले जीपीएस डिवाइस ढूंढने की कोशिश करता है। उसका मानना होता है कि अगर वह डिवाइस मिल गया तो वे अपनी लोकेशन भेजकर मदद मंगा सकते हैं। सभी लोग मलबे में उसे तलाशने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम की चीज नहीं मिलती। धीरे धीरे सबको एहसास होने लगता है कि वे अमेज़न के घने जंगलों के बीच पूरी तरह फंस चुके हैं। इसी दौरान अचानक आसपास की झाड़ियों से अजीब सरसराहट सुनाई देती है। सभी लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं। अलेजांद्रो अंदाजा लगाता है कि शायद आसपास कोई स्थानीय जनजाति हो सकती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वही लोग उनकी मदद कर दें, लेकिन अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से कई आदिवासी बाहर निकल आते हैं। उनके पूरे शरीर पर लाल रंग का पेंट लगा होता है और उनके हाथों में भाले और तीर कमान होते हैं। उन्हें देखकर सभी बुरी तरह घबरा जाते हैं। जोनास मदद की उम्मीद में उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अलेजांद्रो उसे रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आदिवासियों का पूरा समूह उन पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में सभी को काबू कर लिया जाता है। जोनास को जोरदार चोट लगती है, जबकि जस्टिन, डैनियल, कारा, लार्स, अलेजांद्रो और बाकी बचे लोगों को रस्सियों से बांध दिया जाता है। वे लगातार अपनी जान की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन आदिवासी उनकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद वे सभी कैदियों को घसीटते हुए अपने गांव की तरफ ले जाते हैं। रास्ते भर जस्टिन समझ ही नहीं पाती कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद वे एक ऐसे कबीले में पहुंचते हैं जिसका माहौल बेहद डरावना होता है। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां और अजीब सजावट दिखाई देती है। आदिवासी सभी को बांस से बने एक बड़े और मजबूत पिंजरे में बंद कर देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं। पिंजरे के अंदर बैठी जस्टिन पूरी तरह डर चुकी होती है। वह बार बार जोनास के बारे में पूछती है, लेकिन किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। उधर पिंजरे के बाहर धीरे धीरे पूरे कबीले के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सभी अपनी भाषा में जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं। तभी उनका मुखिया आगे बढ़ता है और कैद किए गए इन सभी लोगों को ध्यान से देखने लगता है। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे भयावह दौर शुरू होने वाला था। जस्टिन की नजर तभी पिंजरे से थोड़ी दूर बनी एक बड़ी चट्टान पर पड़ती है। वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखकर पूरे ग्रुप के होश उड़ जाते हैं। कबीले के लोग जोना की लाश को अपने रीति रिवाज के अनुसार टुकड़ों में बांटने लगते हैं। ये भयानक नजारा देखकर समयथा और कारा खुद को संभाल नहीं पाती, जबकि लार्स पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच जस्टिन अलिंद्रो से जवाब मांगती है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस बार अलिंद्रो के चेहरे पर न पछतावा था और न ही डर। उसे साफ समझ आ चुका था कि कबीला उन्हें मेहमान नहीं बल्कि दुश्मन मान चुका है और अब उनके बचने की कोई आसान उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ लार्स की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वहीं जोनास सभी को शांत रहने की सलाह देता है। उसका मानना था कि अगर उनकी जीपीएस डिवाइस किसी तरह काम कर गई तो शायद बचाव दल तक उनकी लोकेशन पहुंच सके। लेकिन लार्स का गुस्सा अब अलिंद्रो पर फूट पड़ता है। उसे लगता है कि इस पूरी मुसीबत की असली वजह वही है। तभी अलिंद्रो एक ऐसा राज खोलता है। इस खुलासे के बाद जस्टिन को एहसास होता है कि जिस इंसान को वह अब तक अपना नेता और हीरो समझ रही थी, वही उन सबको इस मौत के जाल में लेकर आया। इसके बाद लार्स अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और अलिंद्रो पर हमला कर देता है। पिंजरे के अंदर डैनियल जस्टिन को संभालने की कोशिश करता है। जस्टिन अभी भी सदमे में थी और उसे ठीक से याद भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। इसी दौरान कबीले की कुछ औरतें एक बड़ा बर्तन लेकर आती हैं। उसमें वही खाना था जो कुछ देर पहले तैयार किया गया था। भूख से बेहाल लार्स बिना कुछ सोचे उसे खाने लगता है। ये देखकर जस्टिन सन्न रह जाती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लार्स कहता है कि अगर जिंदा बचना है तो उनके शरीर में ताकत होना जरूरी है। तभी लार्स के दिमाग में एक नया प्लान आता है। उसे याद आता है कि उसके पास कार्लोस का दिया हुआ नशीला पाउडर अभी भी मौजूद है। वह सोचता है कि अगर इसे बचे हुए खाने में मिला दिया जाए तो शायद पूरा कबीला बेहोश हो जाएगा और उन्हें भागने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जब आदिवासी वह खाना खाते हैं तब भी उन पर कोई खास असर नहीं होता। अलिंद्र उसकी इस योजना का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जिन लोगों की जिंदगी ही जंगल की जड़ी बूटियों और नशे पर चलती हो, उन पर इस तरह की चीजों का कोई असर नहीं होने वाला। तभी अचानक दूर से धुआं उठता दिखाई देता है और कुछ ही पलों बाद पूरे इलाके में गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। देखते ही देखते चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने में लग जाता है। सैनिक उसे देखकर पहले बंदूक तान देते हैं, लेकिन जस्टिन किसी तरह उन्हें यकीन दिला देती है कि वह आदिवासी नहीं बल्कि एक अमेरिकी छात्रा है। उसकी बात सुनते ही सैनिक गोली चलाना रोक देते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए जस्टिन को वापस अमेरिका पहुंचा दिया जाता है, जहां उसकी जिंदगी तो बच जाती है, लेकिन जंगल में देखी गई वो भयावह घटनाएं हमेशा के लिए उसके जहन में बस जाती हैं। आखिरकार जस्टिन सुरक्षित अमेरिका लौट आती है, जहां सरकारी अधिकारी और मीडिया उससे जंगल में हुई पूरी घटना के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन सच बताने के बजाय वह ऐसा बयान देती है जिससे उस दूर दराज के कबीले पर कोई नई मुसीबत न टूट पड़े। उसकी गवाही के बाद सभी लोग उसे एक बहादुर लड़की मानते हैं, जबकि उसके मन में जंगल की दर्दनाक यादें अब भी जिंदा रहती हैं। फिल्म एक बड़े रहस्य के साथ खत्म हो जाती है और दर्शकों के मन में सवाल छोड़ देती है कि क्या अलिंद्र सचमुच बच गया।